तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर हम लोग का है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे पहली बात ये देखा जाए कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, बाद में लीनियर इक्वेशन देखा जाएगा। इक्वेशन क्या चीज होता है भाई? तो इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें इक्वलिटी का साइन हो। इक्वलिटी का साइन बोले तो ये वाला। ठीक है, तो ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी के साइन हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेशन बोलते हैं। बढ़िया। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब हुआ आपका डिग्री 1। डिग्री का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो भाई वो हमारा लीनियर है। ठीक है, और अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या हो गया हमारा? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बोले तो वो इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो। ठीक है, तो बाबू एग्जाम्पल देखा जाए। मान लो कि हम लिखते हैं x + 3 = 9। इसमें इक्वलिटी का साइन है ना? इक्वलिटी का साइन भी है, और जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 भी है, तो लीनियर भी है और इक्वेशन भी है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज? लीनियर इक्वेशन। कोई दिक्कत है आप लोग को? एक और एग्जांपल ले ले, x + y = 15 ले लिया जाए। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो x का पावर क्या है, y का पावर क्या है? तो भाई इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 1, और इसमें इक्वलिटी का साइन है, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब जो भी लीनियर इक्वेशन होगा उसमें एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल भी होगा। एक कांस्टेंट होगा और एक कांस्टेंट के बारे में हमें पता है कि क्या चीज होता है। वेरिएबल की जगह क्या रखा जाए कि स्टेटमेंट का LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो जाए, वो हमारा उसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पे स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता हो। जैसे यहां पर x के जगह पे हम रख देते हैं 6। क्या रख दिए? यहां पर 6 रख देते हैं, तो 6 और 3 को ऐड कर देंगे तो क्या हमारा LHS RHS के बराबर होगा या नहीं होगा? बोलो। अरे होगा ना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया 6। अब मैं इसको बात करूं x + y = 15। मैं कहूंगा बाबू थोड़ा इसका बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो फिर से वेरिएबल की जगह क्या रखा जाए कि स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई हो जाए? तो कोई कहेगा सर x को 1 रख दीजिए और y को 9 रख दीजिए, तो यहां पर सॉल्यूशन क्या ये होगा क्या? 1 और 9। 1 और 9 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां रखने से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि x की जगह 7 रख दिया जाए और y की जगह 8 रख दिया जाए, तो क्या ये सॉल्यूशन हो जाएगा? बोलो। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो कोई कह देगा 7 8 से 15 आ रहा है सर, 8 और 7 से ही 15 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? 10 और 5 से भी 15 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? अच्छा, 15 और 0 से भी आ जाएगा हमारा। मतलब ये हुआ सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल या क्या वैल्यू पुट किया जाए कि स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाए। ये वैल्यू एक भी हो सकते हैं कि केवल एक ही रहे, या हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो, या ये भी हो सकता है कि एक भी ना हो। ठीक है, तो मोटा मोटा बात हम लोगों ने क्या समझा? लीनियर का मतलब डिग्री 1, इक्वेशन का मतलब हैविंग साइन ऑफ इक्वलिटी, एंड सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द स्टेटमेंट। क्या दिक्कत है आप सभी को? चलो बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये क्या चीज है भाई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो बाबू इसी का एक स्टेप आगे है। ठीक है, अब इन दो एग्जांपल्स को देखो, x + y = 3 और नीचे देखो x + y = 15। लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन तो है। अब पहले वाले में वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अच्छा, इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2, तो ये हो गया हमारा क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो फंडामेंटल बात ये है कि अगर एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या बोलते हैं? एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। इसको हम टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे भाई? तो एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका जनरल स्ट्रक्चर मतलब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ax + b = 0 के फॉर्म में हो, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो भी इक्वेशन ax + b = 0 के फॉर्म में होगा वो हमारा होगा लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल। क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा भाई? सॉल्यूशन कितना होगा? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। एग्जांपल के तौर पे x + 3 = 9 हमने एक एग्जांपल लिखा। अब बताओ x या क्या पुट करें कि स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाए? तुम लोग कहोगे कि सर 1 या 6 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन 6 हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या कोई और रख सकते हैं क्या वैल्यू? कोई और वैल्यू हम रख सकते हैं क्या यहाँ पर? तो कहोगे सर नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एक ही होगा। तो पहला चीज, इसका जनरल स्ट्रक्चर ax + b = 0 हो। दूसरा चीज, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? सिर्फ एक। और तीसरा चीज, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक नंबर लाइन का पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वन वेरिएबल के लिए डिफाइन है तो वन डायमेंशन होगा, मतलब एक ही लाइन होगा, दैट इज नंबर लाइन। तो मैं कहूंगा कि x = 6 का मतलब क्या हुआ? इस नंबर लाइन के ऊपर में जो आपका 6 है इसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कोई दिक्कत? हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे अपने टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है? तो फंडामेंटल बात, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। इसको हम टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो भाई एक ऐसा इक्वेशन जो ax + by + c = 0 के फॉर्म में हो, जहां a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? चलो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? तो x और y का वो वैल्यू जो इनको सेटिस्फाई करे। तो x और y के कितने ऐसे वैल्यू हो सकते हैं जो इनको सेटिस्फाई करेंगे? तो लीनियर इक्वेशन के इस प्रकार के इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं भाई? इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल देखा जाए, मान लो हम लिखा 2x + y, चाहे एकदम डायरेक्ट छोटा सा लिखा जाए भाई, ठीक है, x + y = 10। हमने ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है, मैं कहूंगा कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो कोई कहेगा सर x 1 हो जाएगा और y 9 हो जाएगा। तो कोई कह देगा ना सर x आपका 8 और y आपका 2। तो कोई कह देगा x आपका 0 y आपका 10। ये भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है, इससे भी सेटिस्फाई हो रहा है और इससे भी, और जो जो सेटिस्फाई करता है सबके सब क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। तो ये क्या हो गया बाबू? सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है थोड़ा बताओ? ज्योमेट्रिकली किस शेप को रिप्रेजेंट करता है? तो ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, क्या करता है? स्ट्रेट लाइन को। अब ज्योमेट्रिकली उसका फीलिंग समझा जाए। मान लो कि हमने एक इक्वेशन लिया कोई भी और उसका ग्राफ बनाया, तो सपोज करो कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो सीधी सी बात है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? और 2 डायमेंशन की बात हो रही है, मतलब 2D की बात हो रही है। 2D माने 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मतलब कि एक x होगा और एक y होगा। ठीक है, तो अगर आपका ये ग्राफ बना दिया गया, तो ये ग्राफ कितने बिंदुओं से होकर गुजर रहा है? ये ग्राफ बहुत सारे पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। ये सब क्या है बाबू? हमारा ये सब हमारा एक पॉइंट है। कोई दिक्कत है आप लोग को? अब सुनो, ये लाइन जिस बिंदु से होके गुजरेगा वे सभी के सभी इसके सॉल्यूशन होंगे, और जिनसे नहीं गुजरेगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लो, मान लो तुमसे बोलूंगा कि x + y = 10 का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा? अब वो स्ट्रेट लाइन क्या 8,2 से पास करेगा? 8,2 से पास करेगा। तो अगर हम x = 8 और y = 2 इस इक्वेशन में रखते हैं तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब कि जो लाइन बनेगा इस बिंदु से पास करेगा, वो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब मैं आपसे बोलूंगा कि इसका ग्राफ जो बनेगा क्या वो 11,10 से पास करेगा क्या?
तो 11 को अगर x की जगह 10 को y की जगह रखते हैं तो 11 प्लस 10 आ रहा है क्या? स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं। तो मतलब ये पास नहीं करेगा। तो क्या क्या बात हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझे? स्टेप नंबर 1, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई दिक्कत आप लोग को? नंबर 2 क्या समझा हमने? इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। नंबर 3 हमने क्या सीखा कि इसका ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। चौथा बात हमने क्या समझा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं किसी भी इक्वेशन का तो ये बहुत सारे बिंदुओं से होके गुजरेगा। अब जिन जिन बिंदु से होके गुजरेगा ये सब इसके सॉल्यूशन है और जिनसे नहीं गुजर रहा है वो इसके सॉल्यूशन नहीं है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? अरे बोलो बाबू, क्लियर है? बहुत सुंदर। आगे बढ़ा जाए हम लोग। पेयर ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या चीज है? एक एक स्टेप आपका ऊपर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर बात समझो। पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का दो इक्वेशन होना चाहिए। और सिमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई सेम वेरिएबल के लिए दोनों डिफाइन होने चाहिए और सेम वैल्यू के लिए दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है थोड़ा समझो। मान लो कि मैंने एक इक्वेशन लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या लिखा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को कहा जाएगा क्या पेयर ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो कंडीशन क्या है? दो इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, दो वेरिएबल होना चाहिए। यहां तक तो ठीक ठाक है। अब क्या है? दोनों सेम वेरिएबल के लिए डिफाइन होने चाहिए। तो क्या सेम वेरिएबल के लिए डिफाइन है? और दोनों वेरिएबल के सेम वैल्यू से सेटिस्फाई भी होने चाहिए। तो क्या ये जिससे सेटिस्फाई होगा क्या ये उसी से सेटिस्फाई होगा? चलो चेक करो। x की जगह 7 और y की जगह 3 रखेंगे। 7 माइनस 3 मतलब ये हुआ कि ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब यहीं पर एक सवाल पूछ दे कि 7 3 रखने पर सेटिस्फाई ये हो गया, क्या कुछ और भी रखने से सेटिस्फाई होगा? क्या कुछ और भी रखने से सेटिस्फाई होगा? तो यहीं पर बात आता है अगला पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कि अगर आपके दो इक्वेशंस दिए गए हो, इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? इसका सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल बात को समझे हम लोग। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जहां abc हमारा कोई रियल नंबर है और xy हमारा अननोन टर्म वेरिएबल है। दूसरा a2x b2y प्लस c2 बराबर में 0। क्या मेरी बात है आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है आप लोग का? अब यहां ध्यान दो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्ट्रेट लाइन को ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका स्ट्रेट लाइन का मतलब कि एक प्रकार से हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है। हमारे पास, चलो एक काम करते हैं, दो स्ट्रेट लाइन हम अपने पास रख लेते हैं। आप थोड़ा सोचते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से किस किस प्रकार से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो केस नंबर 1 हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को काटे। केस नंबर 2 हो सकता है कभी ना काटे, मतलब पैरेलल हो जाए। एंड केस नंबर 3 एक के ऊपर आपका दूसरा आ जाए, एक के ऊपर आपका दूसरा आ जाए। अब एक बात बताओ, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है? जिस जिस बिंदु से होके गुजरेगा वो सब उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो थोड़ा सा ग्राफिकल सेंस देखा जाए तो ये हमारा एक लाइन हो गया और ये हमारा दूसरा लाइन हो गया। ठीक है। इस लाइन के कितने सॉल्यूशन है बताओ? इस लाइन के इनफाइनाइट है। क्यों भाई? ये इनफाइनाइट पॉइंट से होके गुजर रहा है। ये इनफाइनाइट पॉइंट से होके आपका गुजर रहा है कि नहीं? बोलो बाबू, गुजर रहा है। इनफाइनाइट पॉइंट से गुजर रहा है और ये भी आपका इनफाइनाइट पॉइंट से होके गुजर रहा है। बोलो है कि नहीं? ठीक है। तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन ना तो हम इसका सॉल्यूशन खोज रहे हैं ना तो हम इसका सॉल्यूशन खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं इसका सॉल्यूशन। मतलब वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो और इसको भी सेटिस्फाई करता हो, वो केवल यहां पर एक ही ठो है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस कि एक पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों पे है, और अगर दोनों पे है तो उस पॉइंट से ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई होंगे। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, एंड दैट इज वन। एक ही सॉल्यूशन होगा आपका, सिर्फ एक। क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन जो होगा एक ही होगा। बोलो समझ में आया? ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या है? दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो इसका सॉल्यूशन कुछ और, बोलो है कि नहीं, और इसका भी सॉल्यूशन कुछ और, ठीक है। लेकिन हम ना तो इसका बात कर रहे हैं ना तो इसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन दोनों के लिए। तो दोनों के लिए कुछ कॉमन बात है क्या? ऐसा कोई पॉइंट है जिससे दोनों सेटिस्फाई होते हो? नहीं हो रहा है। तो अगर लाइन पैरेलल है, लाइन क्या है, तो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा हमारा? नो सॉल्यूशन। और एक ही के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो भाई इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट हो गए, मतलब इनफाइनाइट कॉमन आंसर हो गए। बोलो समझ में आया? तो अगर सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है और इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो थ्री केसेस हो सकते हैं: यूनिक, इनफाइनाइट, नो। यूनिक, इनफाइनाइट, नो। अब यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, नो कब होगा, ये बात की बात है। लेकिन जब भी यूनिक होगा उसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, उसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। जब भी आपका नो सॉल्यूशन होगा ग्राफ पैरेलल होगा, और जब भी उसका इक्वेशन इनफाइनाइट होगा तो ग्राफ कोइंसाइड करेगा। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन कैसे समझ में आए कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा? तो उसके लिए पढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? हमारे पास दो इक्वेशन है बाबू, a1x b1y और c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0। कितने हमारे पास हैं? दो। कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो इक्वेशंस दिए गए हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, तो तीन केस है: यूनिक, इनफाइनाइट, नो। यूनिक कब, इनफाइनाइट कब, नो कब। ये बताने का सिंपल तरीका है यूजिंग देयर कोएफिशिएंट, यूजिंग देयर कोएफिशिएंट। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर एक कि अगर a1 by a2, इफ a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तब के लिए। नंबर टू, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, अगर a1 by a2 बराबर नहीं है b1 b2 का, तब एक केस है। क्या केस है देखेंगे। लेकिन अगर a1 by a2 b1 b2 का बराबर हो गया तो जाना पड़ेगा तीसरे के पास। किसके पास? तीसरा बराबर हुआ तो क्या होगा? और नंबर थर्ड, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो अगर आपका ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? अगर आपका ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर ये हो रहा है तो नो सॉल्यूशन। बोलो बाबू समझ में आ रहा है? चलो, अब इनका ग्राफिकल अप्रोच क्या है? यूनिक माने इंटरसेक्टिंग, इनफाइनाइट मतलब कोइंसाइड, और नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल। क्या कोई दिक्कत है? अब बाबू अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दो केस ऐसा है जहां सॉल्यूशन आ रहा है, भले एक आए चाहे इनफाइनाइट आए, और एक केस ऐसा है जहां सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। तो अगर सॉल्यूशन आ रहा है मतलब ये दोनों केस, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कंसिस्टेंट। क्या कोई दिक्कत है? और अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनकंसिस्टेंट। क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? ठीक है, दोबारा से अगर लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशंस दिए गए हो तो दो लाइन बनेगा मतलब तीन केस होगा: इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड, पैरेलल। कोई दिक्कत है आप लोगों को? इंटरसेक्टिंग बने यूनिक, कोइंसाइड मतलब इनफाइनाइट, पैरेलल मतलब नो।
अब ये कब होंगे तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यूनिक, ये हुआ तो इनफाइनाइट, ये हुआ तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आना एक आए या अनंत आए, यूनिक आए या इनफाइनाइट आए, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं आना दैट इज इनकंसिस्टेंट। क्या मेरी बात यहां तक समझ गए आप लोग? लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, समझ में आया? उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, सिमल्टेनियस क्या होता है, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अगर सिमल्टेनियस समझ में आया तो सॉल्यूशन के कंडीशंस क्या क्या है और वो कंडीशन कब क्या करेंगे ये भी समझ में आया आप लोग को? पक्का है आप लोगों का? ठीक है, अब अगला है सॉल्यूशन निकालते कैसे, क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो होगा उसको निकालेंगे कैसे। जो होगा, मान लो फलना का बेटा अच्छा होगा, लेकिन वो कौन है ये तो पता चले। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन अब निकालेंगे कैसे? तो सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं बाबू। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा क्या है, ग्राफिकल मेथड। पहला क्या है, अलजेब्रिक मेथड, दूसरा क्या है, अलजेब्रिक मेथड में 3 पढ़ना था, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको 2 ही जानना है। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है हमारा एलिमिनेशन। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन। कोई दिक्कत है? तीसरा एक पढ़ना होता था दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा वो नहीं है। तो पहला देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, कुछ पुट करना। हमारे पास 2 इक्वेशंस दिए होंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन दिए होंगे, किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे और एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। एक वेरिएबल वैल्यू दूसरे रेस्पेक्ट में निकालेंगे, जो आएगा उसको दूसरे वाले में डाल देंगे, दूसरे वाले में डाल देंगे और फिर वन वेरिएबल बनाकर सॉल्व कर लेंगे। मैं कहने का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 10, ठीक है, और दूसरा है x - y = 4। सही है। अब हमें देखना है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो ये हो गया मान लो पहला इक्वेशन और ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। मैंने क्या बोला, जो भी एक इक्वेशन चुनना है चुनो, उसकी मदद से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालो। मान लो हम पहला चुन लिए फ्रॉम 1 x + y = 10, तो x = 10 माइनस, क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? हमने एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल लिया। किससे निकाला है? पहले वाले की मदद से। अब जब पहले वाले की मदद से निकाले तो पहले में ही मत डाल देना, मतलब इसमें से पैसा निकाले और इसी में डाल दिए, बोलो कितना हुआ? बात समझ रहे हो ना? तो अगर एक में से निकाले हो तो दूसरे में डालना है तुम्हें, ठीक है, दूसरे में। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट x = 10 - y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो x क्या था, 10 - y, तो 10 - y - y = 4, तो 10 - 2y = 4, -2y बराबर 4 - 10 -2y बराबर -6। ये आपका कट गया। y बराबर, बोलो समझ में आया? y का वैल्यू कितना आया जी? अब एक का आ गया तो दूसरा आराम से आ जाएगा, एक का आ गया तो दूसरा आराम से आएगा। तो दूसरा क्या होगा, तो सिंस, ध्यान दो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से x क्या है, 10 - y, तो 10 - 3 दैट इज 7, तो x हो गया 7 और y हो गया 3। तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग देयरफॉर x = 7 एंड y = 3, दिस इज योर सॉल्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया? अरे बोलो आया सब्स्टिट्यूशन मेथड? चलिए सेकेंड मेथड में हम लोग आते हैं, वो है हमारा क्या, एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड क्या है हम लोग का, एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या है, थोड़ा देखा जाए भाई। बाबू हमारे पास सपोज करो एक इक्वेशन है a1x, क्या क्या, तो जाओ घर, चलो आगे देखो बाबू, देखो इधर एलिमिनेशन मेथड चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मेथड क्या हम लोग का, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मतलब हटाना, एलिमिनेट मतलब, चलिए किसको हटाना, कैसा हटाना, तो एग्जांपल देखते हैं।
मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 और दूसरा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। हमने दो इक्वेशन लिखा है, ठीक है, दो इक्वेशन, पहला 3x प्लस 2y बराबर 13 और दूसरा 2x प्लस वाई बराबर 8। अब इनको हमको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ये क्या करेंगे हम लोग? एलिमिनेशन मतलब तो पहले सोचना पड़ेगा ना किसको हटाना है, सोचना पड़ेगा किसको हटाना है। मान लो मेरा मन है कि हम हटाना चाहते हैं x को, किसको हटाते हैं? तो x को कैसे हटाएंगे? तो कंडीशंस क्या है ध्यान देंगे। x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। और जब सेम बन जाए तो देखेंगे साइन क्या है दोनों का साइन सेम, घटा देंगे, साइन डिफरेंट जोड़ देंगे। सही एकदम। चलो देखो यहां पर मान लो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। बाबू थोड़ा ध्यान से समझना, अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट देखे तो यहां क्या है? 3 और 2 का एलसीएम, मतलब दोनों जगह क्या लाना है हमको? 6 लाना है। तो बाबू ये वाला 6 कब आएगा? जब हम पहले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अच्छा ये वाला 2 6 कब बनेगा? जब दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तो बाबू 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2y, अगर LHS को करोगे तो RHS को भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्या कोई दिक्कत? बाबू तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बोलो समझ में आया? अरे आया कि नहीं? चलो यहां देखते हैं, सेकेंड को मल्टीप्लाई है 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8, तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और 4 में क्या x का कोफिशिएंट सेम है? साइन भी दोनों का तो सेम साइन है तो घटा देंगे, तो थर्ड माइनस 4, आप 4 में थर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 26 एंड 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। 6x 4y माइनस 3y, y 26 माइनस 24, ये हमारा निकल गया y। क्या निकल गया जी? अब जब एक वेरिएबल आ गया है तो उस वेरिएबल को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम दूसरा निकाल सकते हैं क्या? चलिए तो कैसे निकालेंगे? पुट y बराबर 2, जो भी इक्वेशन आपको आसान लगता हो उसमें डाल दो। मान लो मेरा मन किया कि फर्स्ट में हम डाल दें, हम लोग इसमें फर्स्ट में, तो पुट y बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे हम लोग, तो 3x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 13, तो 3x इज इक्वल टू 13, 2 जा इधर गया तो -4, तो 3x बराबर बोलो समझ में आया? x कितना हो गया? 3, y कितना हो गया? 2, तो लास्ट में देंगे देयरफॉर x बराबर 3, y बराबर क्या? एलिमिनेशन मेथड आप समझ गए? हमने अभी तक क्या पढ़ा? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था हमने। और तीसरा क्या है हमारा? ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है भाई। तो अगर हम ग्राफिकल तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ग्राफिकल के सेंस में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। बाबू समझो, मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है कोई भी, हमने उसका ग्राफ बनाया, सपोज करो कि वो ग्राफ ऐसा बना, वो ग्राफ आपका ऐसा बना। अब ये लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने पॉइंट से होके गुजर रहा है भाई? तो जितने भी पॉइंट से होके गुजर रहा है वे सब के सब उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, और जिनसे नहीं गुजर रहा है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जिनसे गुजरा वो सॉल्यूशन, जिनसे नहीं गुजरा वो सॉल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन कितने होते हैं यहां पर? 2। लाइन कितने बनेंगे? तो अगर 2 लाइन आपके पास है तो सिचुएशंस कितने हैं? पहला सिचुएशन हो सकता है काटे, दूसरा सिचुएशन पैरेलल हो जाए, तीसरा सिचुएशन कोइंसाइड कर जाए। तो मान लो कि ये इंटरसेक्ट किया कुछ इस तरीके से, तो इस लाइन के कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट।
इस लाइन के कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। लेकिन इन दोनों के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन कौन होगा? ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो दोनों के लिए होगा? तो वो पॉइंट जिससे दोनों पास कर रहे हैं। तो दोनों किससे पास कर रहे हैं भाई? इससे। तो ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और ये पॉइंट इस लाइन पर भी है। तो ये जो भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि 3 और 2 हुआ, एक पल के लिए मान लेते हैं कि 3 और 2 हुआ, मतलब कि 3 2 इसका भी सॉल्यूशन होगा और 3 2 इसका भी सॉल्यूशन होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आया है? और 3 2 का मतलब क्या है कि जहां इंटरसेक्ट किया हुआ है, जहां इंटरसेक्ट किया हुआ है वहां का परपेंडिकुलर खींचो x पे और परपेंडिकुलर खींचो y पे। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सभी के लिए? बोलो। तो ये हो गया हमारा क्या चीज? अगर इंटरसेक्ट करेगा तब। अगर इंटरसेक्ट नहीं किया, देखो इसको, ये पढ़ ले पहले, ठीक है? देखो आगे। तो बाबू अगर इंटरसेक्ट नहीं किया, अगर इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब पैरेलल हो जाए। पैरेलल मतलब इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा वैल्यू जिससे दोनों सेटिस्फाई होते हो। तो एक ऐसा बिंदु जिससे दोनों पास करते हो। क्या कोई ऐसा बिंदु है? तो कोई कॉमन सॉल्यूशन है? नहीं है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरा कंडीशन है कि भाई एक लाइन और ये हो गया हमारा दूसरा लाइन। तो भाई कॉमन सॉल्यूशन कितने हैं इसके? इनफाइनाइट है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो जब आप लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशन दिए गए हो, अगर उसके आप ग्राफिकल सेंस को फील करोगे तो दो लाइन आपका बनेगा। कितना बनेगा? दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, दो लाइन आपका पैरेलल हो सकता है, दो लाइन आपका कौन साइड हो सकता है? पैरेलल हुआ तो इनफाइनाइट हुआ तो मतलब कौन साइड किया तो, और अगर इंटरसेक्ट किया तो। क्या समझ में आया? अरे बोलो। चलो, लेकिन ये हम लोग करेंगे कैसे? ये तो ठीक है, ऐसा होगा तो ये होगा, लेकिन उस चीज को हम लोग करेंगे कैसे? तो हमारे पास मान लो कि दो ठो इक्वेशन दिया गया है, एक x + y = 4 और एक x - y = 3। ठीक है, अब हमें बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन ये तो हम बता सकते हैं ना जी कि होगा कि नहीं होगा, और होगा तो एक होगा कि इनफाइनाइट होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई। कैसे पता चलता है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 को बीच कंपेयर करके, यही कंडीशन है ना। तो अगर यहां पर हम a1/a2 देखें तो 1/1, यहां पे b1/b2 करें तो 1/-1, एक 1 आया और एक क्या है हमारा, क्या बराबर है क्या? तो इसके यूनिक होगा कि इनफाइनाइट की? नो, यूनिक होगा मतलब ग्राफ इंटरसेक्टिंग कौन साइड की? पैरेलल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो हमें ये तो पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। और वो एक सॉल्यूशन कौन है? इसको पता करने के लिए हमने मेथड पढ़ रखा है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो हम एक काम करेंगे, बड़ा काम की बात है ये, हमको पहले ही इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से रफ में निकाल कर रख लेंगे। क्यों रखेंगे थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको, ठीक है? मान लो कि हमारे पास x + y = 5 है और x - y = 1 है। बाबू सॉल्व करेंगे तो कितना? x - y 3 है, सॉरी, तो x आपका 4 और y आपका 1 आएगा। क्या बोलो? तो 4 और 1 हमने निकाल लिया जी। अब एक क्यों निकाला है थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर 4 फर्स्ट इक्वेशन ये हमने बनाया ऐसा, x और y। x में अगर हम डालेंगे 1 तो y कितना होगा? 4। सही है क्या? अच्छा, x में डाल देंगे 0 तो y कितना होगा? 5। पक्का है? और तीसरा वाला जो पॉइंट है, वो तीसरा वाला पॉइंट ना, उस टाइम इसी चीज को डालने वाले हैं। x अगर हमने डाला 4 तो y कितना? 1। कोई दिक्कत है? ग्राफिकल सेंस हम पहले से निकाल लेंगे। वो जब गेम खेलते थे पहले GTA टाइप में, उसमें चीट कोड होता था जी, उसमें चीट कोड पहले से डाल दो, बड़ा मजा आता था। वही ये चीट कोड के मदद से पहले पता लगा लो और फिर यहाँ वैल्यू डाल दो, ताकि पहले से पता रहे कहाँ काटने वाला है, ताकि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट हम ड्रॉ कर पाएंगे। थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो अपना हाथ घुमा लेंगे। बात आपको समझ में आया है ना जी? ठीक है, तो अब दूसरा फॉर इक्वेशन 2, चलिए देखा जाए। x और y, x 0 तो y कितना? -3, और y 0 तो x कितना? y 0 तो x कितना? बोलो भाई
3 पक्का है, और 1 लिख दो, 4 और 1, क्योंकि 4 और 1 से ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी। तो हमने क्या किया, हमने अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया। रॉ मटेरियल समझते हो नहीं, खाना बनाना है जो सब्जी इकट्ठा करते हो पहले काट वाट करके, दैट इज रॉ मटेरियल, इकट्ठा कर लिया। अब इसको बर्तन में डालना है भाई, तो बर्तन में डालने के लिए बर्तन पहले बनाना पड़ेगा ना। कौन सा बर्तन जी? हाँ, कार्टेशियन प्लेन। कौन सा? चलिए बनाया जाए कार्टेशियन प्लेन हम लोग। ध्यान दो, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा ओरिजिन। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बड़ा सा गलती करता है बच्चा प्लॉटिंग करने में, स्केल लेने में कि स्केल कितना लिया जाए। तो एक्स का इस पूरी कहानी में हाईएस्ट वैल्यू कितना है? एक्स का यहाँ 4 है, 4 हाईएस्ट है भाई। एक्स 0 3 4 1 0 4 है ना, है 4 है। अच्छा, वाई का हाईएस्ट वैल्यू, तो एक्स को हाईएस्ट 4 तक ले जाना है। आप आगे मन कर ले जाओ, लेकिन 4 तक तो लेके जाना पड़ेगा, और वाई को 5 तक। अच्छा, एक्स का लोवेस्ट वैल्यू ढूंढे हम लोग तो 0 है, और वाई का लोवेस्ट वैल्यू -3 कितना है? चलिए देखिए बाबू ध्यान से, ये रहा हमारा 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 अब अपना ग्राफ कॉपी बेटर बनाओगे। अरे हो गया, चलिए बढ़िया। अब प्लॉट किया जाए भाई, पहले वाले के लिए x1 लेंगे तो y कितना लेना पड़ेगा? तो x1 लेंगे तो y हमारा 4 होगा अप्रोक्स। यहां पर सही है बाबू, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसका लिख देते हैं 1,4। सेकंड क्या भाई? x0 तो y कितना? x0 लेंगे तो y हमारा 5, यहां ना पक्का है, ये 0 और 5 हो गया। सही है क्या एकदम? चलिए इसके बाद x4 तो y कितना? x4 तो y कितना? चलिए तो x हमारा हो जाएगा 4, तो y कितना जी? परफेक्टली समझे हैं आप लोग। चलिए थोड़ा सा इसको मिला दिया जाए हम लोग। अच्छा, इसका x पे कहां काटेगा ये? तो y 0 रखेंगे तो 5 पे काटेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। थोड़ा एग्जैक्ट आपका देख लोगे आप। सही है, तो ये हमने पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाया, इस पे नाम लिख दिया जाए। किसका नाम लिखा जाए? x प्लस वाई बराबर। चलिए पहले इक्वेशन का तो हमने ग्राफ बना लिया, अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाए। x0 तो y -3, ये बिंदु है हमारा। सही है क्या हमारा? 0 और -3, फिर x हमारा 3 तो y 0, ये बिंदु होगा। x3 तो y, और चौथा है x4 तो y 1। कुछ आपको समझ में आया कि हमने पहले से क्यों पता किया था? कुछ समझ में आ रहा है? ताकि हमको पहले से पता रहे कि परपेंडिकुलर हमको कहां करना है। समझ में आया है जी? तो ये हो गया 4 और 1, तो देयरफॉर x बराबर 4 और y बराबर 1, दिस इज योर सॉल्यूशन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या ग्राफिकल अप्रोच समझ गए आप सभी लोग? तो हमारा सॉल्यूशन निकालने का मेथड हो गया पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोग पढ़ लिए थ्योरेटिकल सेंस कंप्लीट पूरा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन 2009 का है आपका, ठीक है? अब इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे भाई। चलो चेक किया जाए। तो पहला काम है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, x + 2y - 8 बराबर 0, और दूसरा है हमारा 2x + 4y, ये भाई साहब 16 है। तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? पहला काम हमेशा याद रखना, क्या करना है? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? चलिए अब a1/a2 निकालो। a1 बोले तो पहले वाले का x का कोफिशिएंट 2, और इसका इसका 1 है, गलत है ये। पहले वाले कितना है? 1, और सेकंड वाले का 2। चलिए a1/a2 निकल गया। अब b1/b2 निकाला जाए। b1/b2 कितना जी? b1 हमारा 2 और b2 कितना?
काटेंगे तो ये भी कितना हो गया। अगर यहां पर ही नॉट इक्वल हो जाता तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर तीसरे पे आते हैं C1 अपॉन C2। तो C1 कितना जी -8, C2 कितना, ये हमारा कट गया कितना बार में। तो यहां आपको दिखलाई दे रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन, तो देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट। क्या क्लियर है आप सब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। अब यहां से कुछ क्वेश्चन है, आपको मन कर रहा है सब्स्टिट्यूशन से बताओ, मन कर रहा है तो एलिमिनेशन से बताओ, क्योंकि स्पेसिफिक मेथड आपको नहीं दिया है। लेकिन अगर स्पेसिफिक मेथड दे दे कि आपको एलिमिनेशन से ही बनाना है या सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना है या ग्राफिकल सेंस से फील करना है, तो फिर आपको वो बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है आपको? चलिए सबसे पहला क्या है हमारे पास, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, और सेकेंड है 3x माइनस 2y 5 अपॉन 6। पहले इसका थोड़ा सा ठीक ठाक करेंगे हम लोग इक्वेशन को। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर। अच्छा इसको देखा जाए तो ये हो गया 18x माइनस 12y इज इक्वल टू, क्या कोई दिक्कत लग रहा है आप सभी को? अब चलिए, अब हमें देखना है कि हमारे लिए आसान क्या है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन है, अपने अपने पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मान लो कि मैं यहाँ इसको बनाने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, x को या y को किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, उसके कोफिशिएंट को सेम करके, उसके बाद अगर दोनों साइन सेम तो घटाते हैं, और सेम तो घटाते हैं, डिफरेंट तो जोड़ते हैं। यही बात है ना जी। अच्छा यहां पर देखा जाए x का कोफिशिएंट कितना है 6, और यहां क्या है 18। 6 और 18 का एलसीएम, 6 और 18 का एलसीएम 18, दोनों जगह हमको 18 लाना है। यहां 18 ऑलरेडी है, जहां ऑलरेडी है पहले से उसको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता, तो इसको करते हैं पहले वाले को, ठीक है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 इंटू में 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 8। LHS को मल्टीप्लाई करोगे तो RHS को भी। चलिए तो 18x प्लस में 45y इज इक्वल टू 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड और थर्ड में देखें तो क्या x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, साइन भी सेम है। तो साइन भी सेम है तो बाबू हमें क्या करना चाहिए, माइनस। तो बाबू सेकेंड माइनस में थर्ड, तो 18x माइनस 12y इज इक्वल टू 5, और यहां से 18x प्लस 45y इज इक्वल टू 24। क्या कोई दिक्कत आप सभी को? चलिए माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कट गया जी। -12 माइनस 45 कितना होगा, -57y। क्या कोई दिक्कत? 5 माइनस 24 माइनस 19, ये कटा y इज इक्वल टू 19 अपॉन 57, दैट इज 1/3। क्या आपको समझ में आया? y का वैल्यू कितना हो गया जी 1/3। अब इस y का वैल्यू पुट किया जाए, पुट y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, जिसमें मन करे पुट कर दो। मान लो मेरा मन किया पहले वाले पुट करने का, ठीक है, पहले पुट किया जाए, तो पुट करें क्या हो जाएगा 6x प्लस में 15 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 8। ये क्या हो गया 5, तो 6x इक्वल टू 8 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3 अपॉन। समझ में आया है? तो लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू 1/, नहीं गलत हो गया जी, फिर क्यों रुक गया ये, सही है। कितना आता 6x बराबर में 8 माइनस 5, तो x बराबर में 3 अपॉन, अरे सही है। तो लास्ट में लिखा जाए ना x बराबर 1/2 और y बराबर 1/। परफेक्ट है आप लोग, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए अच्छा इसका सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको बनाना है, ठीक है। चलो बाद में अभी नहीं, बाद में नेक्स्ट, बाद में टाइम देंगे। नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है इसको, फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिस्टम अलग है। तो देखा जाए पहले हम लोग, पहला क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर में 5xy और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। कोई दिक्कत है आप सबको? समझ में आ रहा है? एट फर्स्ट आप इसको कन्वर्ट करो लीनियर में, सिस्टमैटिकली फॉर्म में। इस xy को इधर लेके आओ, तो x प्लस वाई अपॉन xy
इज इक्वल टू 5। यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 13। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, आपने ये तो बात पढ़ा है ना कि अगर a प्लस बी अपॉन सी हो तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसी चीज को हम यहां पर करेंगे। देखो ठीक से, x प्लस x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये कट गया और ये कट गया, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलिए यहाँ पे आ जाइए, इसको अलग अलग करेंगे हम लोग। तो 3x अपॉन एक्स वाई प्लस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 13। ये हमारा कट गया, ये भी कट गया, तो 3 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 13। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन का देखना, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपका ऐसे भी दे सकता है या क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हो, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, कैसे करते हैं बताओ। हम इसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/y, अभी y का पावर एग्जैक्टली -1 है, ये यहाँ पर 1/x, x का पावर -1 है। तो हम लोग क्या करें बताओ, मान लेते हैं लेट 1 अपॉन वाई बराबर में m और 1 अपॉन एक्स बराबर में n। परफेक्ट है आप लोग? तो अगर हम अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या दिखाई देगा, m प्लस n बराबर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? और सेकेंड वाला 3 अपॉन वाई, 3 अपॉन वाई का मतलब 3 अपॉन वाई का मतलब 3 इंटू 1 अपॉन वाई। इसका वैल्यू क्या माना हमने, m, तो क्या ये 3m हो जाएगा और फिर प्लस 2 अपॉन एक्स मतलब 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो भाई 2n हो गया हमारा इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद तो आपको पता है, या तो आप एलिमिनेशन यूज करो या तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज करो, जो आपको मन करे वो करो। मान लो कि इस बार मेरा मन कर रहा है सब्स्टिट्यूशन यूज करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम 1 m प्लस n बराबर में 5, तो m बराबर 5 माइनस n। कोई दिक्कत है? अरे समझ में आया? अब इसका वैल्यू पुट किया जाए, पुट m इक्वल टू 5 माइनस n इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड में। तो बाबू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 माइनस n प्लस 2n इज इक्वल टू 13। 5 3 जा माइनस में प्लस में इज इक्वल टू 13। तो रिजल्ट कितना बाबू, 15 माइनस n इज इक्वल टू 13। तो माइनस n बराबर 13 माइनस 15, तो n अपॉन माइनस n अपॉन -2, तो n कितना हो गया हमारा, n कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। अगर n 2 हो गया तो देयरफॉर m बराबर में 5 माइनस n था ना, तो 5 माइनस 2 बाबू कितना हो गया, 3। तो m आपका हो गया 3 और n हो गया आपका 2। लेकिन हमको m और n थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है? तो अब हम m और n जिसके लिए लिए थे उसके पास जाएंगे। तो क्या हुआ था, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m। 1 अपॉन एक्स क्या है, सॉरी n है आपका ना, n है, ठीक है बाबू। अगर हम LHS को अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो आपका RHS भी हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन n, और n का वैल्यू बोल बाबू, n का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया, समझ में आया है? अच्छा ठीक है, y का देखा जाए तो 1/y इज इक्वल टू m, तो m का वैल्यू 3, तो y इज इक्वल टू 1/m, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। क्या सभी को समझ में आया? सेकेंड वाला यहां भी आपके लिए वर्क होगा अपना, ठीक है, जो बाद में आप लिख लोगे। नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब यहां पर ध्यान दो, यहां भी एक हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन का टाइप। 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63, 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15। एक बात समझो, अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन यूज करने हम लोग चल देंगे तो भाई बहुत ज़्यादा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह समय लेगा हमारे लिए, लेगा कि नहीं लेगा? लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है कि पहले वाले में जो x का कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट दूसरे वाले में y का है, और पहले वाले में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले में x का है। तो अगर ये पैटर्न अगर फॉलो हो रहा हो तो इसको बनाने का एक टेक्निक है हमारे पास। क्या है, हम लोग क्या करेंगे, चलो पहले यहाँ सीख लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा रहा, ax प्लस by बराबर c, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं bx प्लस
ए वाई इज इक्वल टू डी। क्या कोई दिक्कत है आप लोग समझ में आया? पहले वाले में जो बी का है वो दूसरे वाले में एक्स का है, पहले वाले में जो एक्स का है दूसरे वाले में वो वाई का है। हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा बोलो? बी वाई प्लस ए वाई, वाई कॉमन लेंगे तो फिर से हमारा ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा बोल बाबू? इज इक्वल टू सी प्लस, तो बाबू लोग ए प्लस बी अगर कॉमन ले ले तो अंदर हो गया हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो एक्स प्लस वाई बराबर सी प्लस डी अपॉन ए प्लस बी। तो जो हमको बड़ा बड़ा कोफिशिएंट दिखलाई दे रहा था वो इस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं, जैसे हम यहां पे करने वाले हैं। दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई बराबर में दिस इज सी डी ए बी। तो 63 प्लस 15 अपॉन 47 प्लस 31। क्या कोई दिक्कत आप लोग को? अगर हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3 8, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 4 और 3 7, ये कट के हो गया 1। तो पहला इक्वेशन कितना बाबू? क्या आप लोग को समझ में आया? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। परफेक्ट है आप लोग हैं? चलिए अच्छा, अगर प्लस करोगे तो ऐसा होगा। अगर हम दोनों को x माइनस वाई लिखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन a माइनस बी। सेम यही काम करेंगे हम लोग। अगर इसको इससे घटा देंगे तो रिजल्ट आएगा x माइनस वाई बराबर c माइनस डी अपॉन a माइनस बी। देखो ध्यान से, अब इसका काम नहीं है। चलो देखो, तो क्या होएगा हम लोग का x माइनस वाई इक्वल टू 63 माइनस 15 अपॉन 47 माइनस 31। तो x माइनस वाई बाबू अगर घटाए हम लोग 63 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 48 होगा क्या? अरे बोलो। अच्छा, नीचे में 16 होगा क्या? ये कट के कितना हो गया 3। x माइनस वाई बराबर 3। क्या हमारा इक्वेशन एकदम छोटा सा हो गया? अब इसके बाद तो काफी आसान है बनाना। आप इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मन करे यूज कर लो। मान लो हमने यूज कर दिया क्या चीज? इलिमिनेशन 1 प्लस 2। तो बाबू x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई बराबर 3। ये कट गया, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। अब इसका वैल्यू पुट कर दो। पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन, मान लो फर्स्ट पुट कर देते हैं। तो बाबू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y 1 माइनस 2 कितना बाबू? लास्ट में लिख दे हम लोग x बराबर 2 और y बराबर, ये हमारा आंसर हो गया। क्या परफेक्ट है आप लोग? सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है सेकंड वाले में। कोई दिक्कत है आप सबको? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यहां भी देखो एक बात ध्यान देना, आप प्रॉब्लम को जो भी क्वेश्चंस हैं उसे आप देखो, लेकिन जो आपको फोकस करना है वो करना है उसके क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट को, उसके कॉन्सेप्ट को। अगर हम कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, बट अगर प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो भाई फिर दिक्कत होगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर नंबर गायब हो गया, आ गया 2a 3b ऐसा कुछ आ गया है। तब आपको लगेगा कि थोड़ा सा लग रहा डिफिकल्ट है, बट रूल क्या है एलिमिनेशन का? x का कोफिशिएंट सेम करो, जोड़ना है तो जोड़ो, घटाना है तो घटाओ। सब्स्टिट्यूशन का भी सेम रूल है आपके पास। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहे हो तो फिर ये आपके लिए काफी आसान है। देखिए कैसे, सबसे पहला 2ax प्लस 3by इज इक्वल टू a प्लस 2b और 3ax प्लस 2by इज इक्वल टू 2a प्लस b। बाबू है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब समझिए, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2a और 3a का एलसीएम क्या होगा? 6a। क्या होगा? तो दोनों जगह हमें क्या लेके आना है? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तभी तो 6 आएगा हमारा। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6ax प्लस में 9by इज इक्वल टू 3a प्लस में 6b। क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं कि ये हमारा थर्ड है। ठीक है, अच्छा यहां देखा जाए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6ax प्लस में 4by इज इक्वल टू 4a प्लस में 2b। दिस इज इक्वेशन नंबर
4, थर्ड 4 हो गया। अब दोनों में x का कोफिशिएंट सेम टू सेम है क्या, साइन भी सेम है क्या, तो क्या हम दोनों घटा दें? अरे बोलो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो 6ax प्लस 9by इज इक्वल टू 3a प्लस 6b, और यहां कितना हो जाएगा हमारा 6ax प्लस 4by इज इक्वल टू 4a प्लस 2b। परफेक्ट है आप लोग? माइनस किया जाए, ये माइनस 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 माइनस, ये तो कट गया हमारा, तो कितना हो गया बाबू, 5b इज इक्वल टू -a, यहाँ पे प्लस 4b। परफेक्ट है ना आप लोग? तो y बराबर कितना रिजल्ट आ गया बाबू, 4b माइनस a अपॉन 5b। समझ में आया है? कोई दिक्कत है आप लोग को? यही काम कर देंगे हम लोग y निकालने के, तो क्या आप निकाल पाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन का होना, यूनिक है कि इनफाइनाइट है इससे कोई मतलब नहीं है, होना चाहिए। और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन का नहीं होना। सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/, और अगर इक्वल टू b1/b2 हो गया तो c1/c2 भी बराबर होना चाहिए। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/b2 बराबर ना है तो नो सॉल्यूशन। यही तो पढ़ाया गया भाई। चलिए देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहला क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिखेंगे हम लोग बाबू। तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और यहां हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। एट फर्स्ट उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब चलिए a1/a2 निकाला जाए, कितना आएगा बाबू, 1/2। b1/b2 निकाला जाए, ये कितना आएगा, ये भी y कोफिशिएंट 1, यहाँ y का 2, तो 1/2। और c1/c2 निकाला जाए तो c1 है हमारा -5 और c2 है हमारा, ये कट गया, ये भी हो गया हमारा 1/2। तो देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। बोलो समझ में आया? ये क्या हो गया हमारा, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। पक्का एकदम समझ में आया है? अच्छा सेकंड वाले को फोकस करते हैं, सेकंड वाले को, ठीक है। सेकंड में क्या है, देखो सेकंड में x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। मैं डायरेक्ट निकालता हूं, ठीक है। अगर हम a1/a2 निकाले 1/3, b1/b2 निकाले कितना आएगा जी, फिर से 1/3 ही आएगा। और c1/c2 8 इधर है, -8 अपॉन -16 1/2। तो ये बराबर और ये बराबर क्या, नो सॉल्यूशन। मतलब चलिए बाकी का तो आपके लिए वर्क रहा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए यहां पर आप देखते हैं, ठीक है। हमें पहले से गिवन है ना कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, कितने हैं। तो अगर इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो k का वैल्यू क्या होगा। अगर इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए पहले, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और सेकेंड में k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3k। समझ में आ रहा सभी को? बाबू अच्छे से देखो इधर। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, और इधर से k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3k बराबर 0। क्या सभी को समझ में आया? चलिए सबसे पहले सिंस इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/, चलिए a1 कितना भाई 2, a2 k माइनस b1 कितना 3, b2 कितना k प्लस 2, c1 कितना -7 और c2 कितना -3k। परफेक्ट है आप लोग। अब सुनो ध्यान से, हमें ऐसा k का वैल्यू निकालना है जिसके वजह से ये दोनों भी सेटिस्फाई हो
और ये दोनों भी सेटिस्फाई हो। तब पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और के का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे और के का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन तो फुलफिल होना चाहिए ना जी। ऐसा ना हो कि ये बराबर हो जाए और ये बराबर ना हो रहा है तो फिर गलत हो गया वो तो, ठीक है। तो हमें ऐसा के निकालना है जिससे ये भी बराबर हो ये भी बराबर हो। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, के का निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, के का निकालेंगे। मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए इसमें के का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1 और 2, एक पल के लिए मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें के का वैल्यू आ गया मान लो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन आंसर। और कॉमन नहीं है तो कहेंगे क्या, कि कोई भी ऐसा के का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ गए हो। चलो अब इसको निकाला जाए, हम लोग की रिजल्ट क्या आ रहा है इसको थोड़ा चेक किया जाए हम लोग। बाबू देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 अपॉन के माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन के प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। क्या कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो बाबू 2k माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4, तो माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7, के बराबर कितना बाबू, चलिए हमने इनको सॉल्व किया, इनको तो 7 आया। अब इनको सॉल्व किया जाए, इनको 3 अपॉन के प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3k, ये तो कट जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9k इज इक्वल टू 7k प्लस 14, तो 2k बराबर में इधर आएगा तो 9k माइनस 7k, 2k बराबर में 14, k बराबर में 7, तो देयरफॉर लास्ट में देयरफॉर k बराबर में 7। कोई दिक्कत है आप लोग को, समझ में आया है। चलिए अच्छा यहाँ पर एक चीज देखा जाए, मान लो एक क्वेश्चन अलग से हम दे देते हैं, सपोज करो कि यहाँ हम लिख देते हैं के एक्स प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0 एंड 6x प्लस y प्लस 7 बराबर 0। मैं कहता कि यूनिक है, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्या कंडीशन होता, यूनिक में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लिखते हैं k अपॉन 6 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 1। हमें इससे कोई मतलब नहीं, रहे ना रहे, रहे तो कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब। तो क्रॉस मल्टीप्लाई k नॉट इक्वल टू 18, तो इसके लिए k का वैल्यू क्या होगा, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट k, करा कि k 18 नहीं होना चाहिए, 18 छोड़कर कुछ भी रहे दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात आपको, कोई दिक्कत है। तो यूनिक के लिए क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k नॉट इक्वल टू 18 का मतलब ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट। क्या समझ में आया, बढ़िया। अब चलो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम हम लोग इंटर किया जाए, ठीक है। यहां देखते हैं, अब कह रहा है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का बेसिक फंडामेंटल रूल क्या होता है कि आमने सामने का साइड बराबर होता है ना जी। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि सिंस x प्लस वाई बराबर में 30 एंड x माइनस वाई बराबर में 14, इसके आगे नहीं बनाएंगे हम, बना लोगे ना, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन आगे बाबू जो अभी हमने बनाया था इनफाइनाइट वाला, तो क्या बना सकते हो, क्या है, फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, आई थिंक आप बना सकते हो। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चलो बढ़िया। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अपने वर्ड प्रॉब्लम में। तो सबसे पहला है नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। यहां तक क्या सभी को समझ में आ गया है, किसी को दिक्कत है क्या, चलो आज के लिए इतना ही।